वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का क्लास में। क्लास 9th चैप्टर 3 आपका अफवाह स्वरूप भूगोल का है और ये चैप्टर आप लोग भली भांति पढ़ चुके होंगे, वीडियोस का बना हुआ पहले से। तो आज बारी है हम लोग की अभ्यास की। ठीक है, अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। जिन लोगों ने 9th में पढ़ा होगा अच्छे से और जिसने वीडियो देख ली भी लिया होगा, जो और भी अदर बच्चे हैं कहीं से भी, तो लोग आज जवाब करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड। ठीक है, तो लक्ष्मी सागर झील जो है आपके कहां पर है? तो बाबू बिहार में स्थित है। कहां पे स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन लवणीय झील है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। अभ्यास का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपको कंपटीशन में भी बहुत सारा मिल जाएगा, इस वजह से बढ़िया से देखिएगा। निम्न में से कौन लवणीय झील है? वूलर, सांबर, डल या गोविंद सागर? तो क्या हो जाएगा बाबू इसका आंसर? तो लवणीय झील की अगर बात करें तो हमारा सांभर हो जाएगा लवणीय झील। ठीक है, याद रखिएगा, सांभर कैसा झील है? लवणीय झील है। सांभर कैसा झील है? लवणीय झील। ठीक है, आगे बात करते हैं, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? बिहार वाले का तो आंसर आ गया होगा। किस पे बताइए फटाफट। गंगा नदी पर गांधी सेतु जो बना है वो किस शहर के निकट स्थित है? भागलपुर, कटिहार, पटना, गया। तो ये हो जाएगा आप लोग का पटना। ठीक है, पटना पे पटना में है आपका गांधी सेतु, जो कि गंगा नदी के ऊपर में। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 4 कहता है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ठीक है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? आपको बताना है, महानदी, कृष्णा, तापी या तुंगभद्रा। क्या हो जाएगा बाबू? तो देखिए, तापी नदी जो है, तापी नदी वह भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, तापी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय है? ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय। आप लोग को पता है, आपको बताना है कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो कौन सी हो जाएगी इसमें? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या महानदी? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, गोदावरी। यानी गोदावरी प्रायद्वीपीय नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था बाबू? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1950, 1955, 1960, 1965। तो याद रखिएगा 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। ठीक है, आगे है, सांगपो किस नदी का उपनाम है? ठीक है, सांगपो किस नदी का उपनाम है? आपको बताना है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज या गोदावरी? तो देखिए सांगपो जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम है और मैंने ये चीज पढ़ाया हुआ है आपको वीडियो देख के, या अगर आपको पता है तो कमेंट में आप बताइएगा कौन सी जगह पर ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है? इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, तो इसमें ककोलत हो जाएगा, गोरसप्पा हो जाएगा, ब्रह्मकुंड हो जाएगा, शिव समुद्रम हो जाएगा। तो देखिए गर्म जल का प्रपात जो है वो आपका ब्रह्मकुंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मकुंड हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी का उद्गम स्थल है। तो बताइए कोसी नदी कहां से निकली है? गंगोत्री से, मानसरोवर से, गोसाई धाम से या सतपुरा श्रेणी से? तो देखिए कोसी नदी का जो उद्गम है बाबू वो आपका गोसाई धाम से है। कहां से है? गोसाई धाम से। ठीक है, तो चलिए ये था आप लोग का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय को भी साथ ही देख लेते हैं। बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो देखिए कहता है, जल विभाजक का कार्य क्या है? एक उदाहरण दीजिए। जल विभाजक का मतलब क्या हुआ? यानी जल को तोड़ देना, यानी जल को भैया 20 से डिवाइड कर देना। विभाजक का मतलब यही ना होता है। ये देखिए विभाजक यानी भाग, यानी जल, ये एक जल का हिस्सा हुआ, ये एक जल का हिस्सा हुआ, इस बीच वाले ने क्या किया भैया? इसको टुकड़ा में बांट दिया, ये इधर बहेगा, ये इधर बहेगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी जल विभाजक का मतलब वही है। तो देखिए ये क्या करता है, जल विभाजक का कार्य है दो दिशाओं में नदियों के प्रवाह को अलग करना, दो दिशा में नदियों के प्रवाह को एक इधर प्रवाह को बदल देना। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो सिंधु एवं गंगा के मध्य में जो आपके अरावली की उच्च भूमि है वह क्या करती है? धारा को यानी दो दिशा में बांट देती है। तो ये काम है आपका जल विभाजक का। आगे बात करते हैं, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? याद रखिए द्रोणी गंगा। सबसे विशाल नदी द्रोणी की अगर बात हो भारत की तो कौन सी हो जाएगी? द्रोणी गंगा। आगे बात करते हैं, सिंधु एवं गंगा नदियां कहां से निकलती हैं? तो सिंधु नदी तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलती है और गंगा नदी देवप्रयाग से निकलती है। याद रखिएगा, सिंधु नदी तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु कहां से निकली भैया? मानसरोवर झील से, और गंगा देवप्रयाग से। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है गंगा की दो प्रारंभिक धाराओं के नाम लिखिए, यह कहां पर है, एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो गंगा की दो प्रारंभिक धाराओं के नाम है भागीरथी और अलकनंदा। यह दोनों उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में एक दूसरे से मिल जाती है तथा गंगा नदी का क्या करती है, निर्माण करती है। भागीरथी और अलकनंदा जब आपस में मिल जाती है कहां पर, उत्तराखंड में, उसके बाद जो वहां से नदी बहती है वो किसका निर्माण करती है, गंगा का निर्माण करती है। आगे बात करते हैं लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों है। तो देखिए तिब्बत एक शीत एवं शुष्क प्रदेश है जहां नदी के जल में सिल्ट की मात्रा नगण्य होती है, सिल्ट होता ही नहीं है, अतः इस नदी में कम गाद बनती है। ठीक है, चलिए कहता है कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां धसान घाटी से होकर बहती हैं, समुद्र में प्रवेश करने के पहले वह किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है। तो देखिए नर्मदा तथा तापी नदियां धसान घाटी से होकर बहती हैं। कौन सी दो नदियां बहती है बाबू, नर्मदा और तापी। समुद्र में गिरने से पहले वह क्या बनाती है, जल प्रपात का निर्माण करती है। कौन सी, नर्मदा और तापी। चलिए ये था आपका लघु उत्तरीय। अब आते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय पर। चलिए कहता है हिमालय तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। चलिए हिमालय की नदियों की बात करें तो हिमालय प्रदेश से निकलने वाली नदियों को जल वर्षा से अतिरिक्त पर्वत की चोटियों पर जमे हिम के पिघलने से प्राप्त होती है। ज्यादातर जो पानी है वह वर्षा से कम होता है, वो जो हिम है उसके पिघलने से ज्यादा फैलाव होता है। हिमालय की नदियों को हमें प्रवाह की दिशा को ध्यान में रखते हुए तीन भागों में बांट सकते हैं। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनको अगर धारा के हिसाब से देखें तो तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका हो गया सिंधु व्यवस्था की नदियां, इनमें व्यास आ जाता है आपका सतलज, रावी, चिनाव तथा झेलम प्रमुख है। यह दक्षिण पश्चिम में बहती हैं और सिंधु से मिलकर अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। ख नंबर की बात करें तो गंगा व्यवस्था की नदियां, इनमें आपका यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा उत्तर के पर्वतीय भाग से तथा चंबल, बेतवा, केन, सोन और पुनपुन दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां हैं और भारत के पूरे क्षेत्रफल का 1/3 भाग गंगा व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अगर 3 भाग अगर नदी है तो उसमें 1 भाग सिर्फ गंगा ले लेती है। देख रहे हैं इसकी सहायक नदियां भी बहुत सारी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग नंबर कहता है ब्रह्मपुत्र व्यवस्था की नदियां, तो यह मानसरोवर झील के समीप से निकलने वाली उत्तर पूर्व से भारत में प्रवेश करती है और इसकी सहायक नदियों में तिस्ता हो जाता है, सुबनसिरी हो जाता है और लोहिती प्रमुख है। इसकी नदियां गंगा से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये थी हिमालय की नदियां। आगे बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, चलिए ये जल के लिए पूर्णतः मानसून पर आश्रित है। बहाव की दिशा को देखते हुए इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। पहला नर्मदा और तापी जो पश्चिम की ओर बहती है, याद रखिएगा नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहती है। दूसरा महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और बेगाई जो पूरब की ओर बहती है। तीसरा आपका चंबल, बेतवा, सोन इत्यादि नदियां जो उत्तर की ओर बहती हैं। ठीक है, दक्षिण की नदियों में सबसे बड़ी गोदावरी है आपकी, याद रखिएगा, और कावेरी नदी पश्चिम घाट पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे बात करते हैं डेल्टाई भागों में छोड़कर इन नदियों के जल का उपयोग नहीं होता। मार्ग पथरीला तथा उबड़ खाबड़ होने के कारण इनका उपयोग यातायात के लिए भी नहीं होता। प्रायद्वीपीय का इनका मतलब उतना उपयोग नहीं है जितना हिमालय की नदियों का उपयोग है। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ आपको पढ़ के बताया, क्योंकि ये सब टोटल चीज मैंने वीडियो में समझा चुका है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की तुलना कीजिए। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा पॉइंट है, उसके बाद इधर लिखेंगे तब आप देखिएगा। तो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व तथा पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, उसको हम लोग लिख लेते हैं तब आपको समझाएंगे। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के जो पूर्व में बहने वाली नदियां हैं वह जल के लिए मानसून पर निर्भर नहीं होती। अगर बात करें प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में बहने वाली नदियों के लिए तो जल के लिए मानसून पर निर्भर करती है। आगे बात करें, यह जलप्रपात नहीं बनाती है और यह जलप्रपात बनाती है। इनका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए नहीं होता, इनका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए होता है। यह डेल्टा बनाती है पर यह डेल्टा नहीं बनाती पश्चिम बहने वाली। यह मध्य गति से बढ़ती है तथा मृदा का निक्षेप करती है। यह तीव्र गति से बढ़ती है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था में नदियों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखिए भारत की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्व निम्नलिखित है। ये सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन, सबसे इंपॉर्टेंट है सिंचाई खेतों में। ठीक है, और भारत की आधी सिंचित भूमि नदियों से ही सींची जाती है। यह बाढ़ के समय नई मिट्टी बिछाकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। यह यातायात के
ठीक है, यानी ये यातायात के साधन है। यह जल विद्युत उत्पादन के साधन है तथा जल शक्ति का भंडार है, और यह मछली उत्पादन के लिए भी एक साधन के रूप में काम करता है। तो तीसरा नंबर हो गया। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी देख लेते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में झीलों के प्रकार का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। देखिए, भारत में झीलों के प्रकारों का वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहले धसान घाटी झील। तो धसान घाटी झील में जब जल जमाव होता है तब इस प्रकार का झील बनता है। जैसे कहीं खड्डा खुना हुआ है, वहां पे पानी जम गया है, तो एक झील का निर्माण ले लिया। ये मैंने वीडियो में आप लोग को बताया हुआ है। अफ्रीका में इस प्रकार के झील की संख्या अधिक है। भारत में तिलैया बांध द्वारा धसान घाटी में कृत्रिम झील बनाया गया है। ठीक है, अगला है गोखुर झील। तो उत्तरी बिहार में इस प्रकार की झील पाई जाती है, जिसमें आपका बेतिया का सरैयामान या अपने बेगूसराय का कांवर झील इसके उदाहरण है। तीसरा आपका क्रेटर झील, यह भारत का लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है। ठीक है, आगे बात करते हैं लैगून झील। तो भारत में स्थित जो आपका चिल्का एवं पुलिकत झील है वो आपके लैगून झील के अंतर्गत आते हैं। पांचवा बात करें हिमानी झील। तो हिमानी द्वारा निर्मित झीलों में आपका नैनीताल, भीमताल, सात ताल आदि सुंदर उदाहरण है आपके किसके, हिमानी झील के। छठा आपका भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील। इसमें आपका जम्मू कश्मीर में बुलर झील मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और जल विद्युत पैदा करने के लिए नदियों पर बांध लगाए जाने से भी झील का निर्माण हुआ है। जैसे हमें आपका भाखड़ा नांगल परियोजना के विकास से गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, बना भाई भाखड़ा नांगल परियोजना और निर्माण हो गया गोविंद सागर झील का। तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना के पास बताइए कौन सा झील है। तो गोविंद सागर झील है, याद रखिएगा। और मीठे पानी का झील कौन सा है बाबू भारत में, वुलर झील। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, वुलर झील। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट अभ्यास का। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ऑल आपको पूरा A to Z आपको ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हर चीज का पूरा नोट्स के साथ और क्वेश्चन आंसर के साथ पूरा वीडियो आपको मिलेगा। देखते रहिए और मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।